हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया है कि यह जो वीडियो होने वाली है ये द्वितीय वर्ष के विषय संज्ञान अधिगम बाल विकास के मॉडल प्रश्न पत्र पर रहने वाली है। यानी 2022 की इस डीएलएड की परीक्षा में कौन सा मॉडल पेपर आ सकता है, किस प्रकार का प्रश्न उत्तर आएंगे, वो मैं गेसिंग से यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। अपने 4 साल के अनुभव, मैंने जो स्वयं परीक्षाएं दी हैं और किताबों से देखकर जो मैं पैटर्न देख पा रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न ही आएंगे, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो मिस नहीं करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आप सारी जानकारी ले पाएंगे। और सिर्फ आपको लिखा हुआ नहीं देखना है, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि मैं समझा पाऊंगा आपको कि कैसे सवाल आएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सीधा सीधा डायरेक्टली। सबसे पहले बात करें यूनिट 1 की। अगर बात करेंगे यूनिट 1 की, तो यूनिट 1 में जो प्रश्न आने वाले हैं वो सबसे पहले तो बस सीधा सीधा आएगा कि अधिगम क्या है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या होगा हमारा कि अधिगम क्या है। ठीक है, ये सवाल आपको पूछेगा। ठीक है, अब अधिगम क्या है यानी सीखना क्या है, ये भी पूछ सकता है। अधिगम को ही सीखना कहते हैं। तो मैं सवाल बताया हूँ कि अधिगम क्या है, तो कुछ मुझे बाद में आके बोलेंगे परीक्षा में कि सीखना आ गया, तो आपने तो सर अधिगम बताया था, यहाँ सीखना आ गया। तो भाई साहब, अधिगम और सीखना एक ही होता है। कई ऐसे आते हैं मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भाई आपने जो बताया वो तो आया ही नहीं। भाई मैंने अधिगम कहा था और अधिगम का ही अर्थ सीखना होता है, तो वो आया है। इसको आपको ध्यान रखिए। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक भी ऐसा सवाल पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, जी हाँ, अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं जिनसे प्रभाव पड़ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको पूछ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ बात करें दूसरे प्रश्न की। चलो दूसरे प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 पर। तो भाई दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या पूछ सकता है, आपको पूछेगा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुझे लगता है वो है भाई कि थॉर्नडाइक के प्रयत्न को बताइए, है ना, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को बताइए। ठीक है, जो थॉर्नडाइक था, ठीक है, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत को बतलाइए। ठीक, तो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगता है कि ये आने का पूरा पूरा चांस है। थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, ठीक है, ये आप देख लीजिए। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली देखना है, यह प्रश्न पूछ सकता है, इसके बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है भाई, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है, थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत क्या है, ऐसे कई सवाल पूछ सकता है, ऐसी से जुड़ा रहेगा। तो आप थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पूरा पढ़ के जाइए भाई, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा आपको स्किनर या फिर कोहलर के बारे में पूछ सकता है, ये भी आप ध्यान रखना है कि स्किनर का अधिगम का सिद्धांत क्या है। प्रश्न क्रमांक 3 ये भी हो सकता है आपका कि स्किनर के सीखने का सिद्धांत क्या है, जो स्किनर है उसके सीखने का सिद्धांत भी बताइए भाई। थॉर्नडाइक तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन स्किनर के सीखने का सिद्धांत भी पूछ सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा विज्ञानी इनके बारे में पूछ सकता है। फिर चौथा भी देख लीजिए भाई, चौथा आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर क्या होगा कि शिक्षा में अधिगम का महत्व क्या है, या शिक्षा में अधिगम, ये ऐसे सवाल पूछ सकते हैं जो अब मैंने पहले बताया था कि अधिगम क्या है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ये पहले ही आ चुके हैं, आप पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, तो ये आपको सवाल पूछ सकता है। अगला है कि भाई सीखने की रुचि कैसे अर्जित की जाएगी, यानी सीखने की रुचि कैसे आएगी, सीखने की रुचि कैसे लाई जाएगी। ठीक है, सीखने की रुचि, ये बताइए भाई, सीखने की रुचि जो है ये कैसे उत्पन्न होगी छात्रों में, है ना, उत्पन्न कैसे होगी, कैसे उत्पन्न होगी, इसका सवाल आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो इस पे ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि सीखने की जो रुचि है वो कैसे उत्पन्न होगी छात्रों में, ये सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो आपको पूछ सकता है। जी हाँ, इस पूरे इकाई से। ठीक, तो ये इकाई 1 जो आपका है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके अलावा आप बढ़ते हैं दूसरे प्रश्नों की तरफ। तो दूसरा प्रश्न जो रहेगा हमारा इकाई 2 से रहेगा। ठीक, तो ये यूनिट 2 के हमारे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यूनिट 2 के, यूनिट 1 के 4 प्रश्न मैंने बता दिए, देख लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो का। ठीक है, अब हम चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं यूनिट 2 की। तो यूनिट 2 के क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लीजिए। यहाँ पर भाई प्रश्न क्रमांक 5, पांचवा प्रश्न क्या आ सकता है यूनिट 2 से। यूनिट 2 ज़्यादा नंबर का तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूछ सकता है चिंतन, बहुत ही जरूरी है, याद रख लीजिए, गारंटी दे रहा हूं, यहां से एक सवाल चिंतन के ऊपर आएगा। चिंतन के प्रकार को बताइए, चिंतन के प्रकार। ठीक है, चिंतन के प्रकार बतलाइए, या पूछ सकता है भाई चिंतन की परिभाषा दीजिए, चिंतन की परिभाषा भी पूछ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन के प्रकार, चिंतन की परिभाषा, ठीक है, और चिंतन की विशेषता भी पूछ सकता है भाई, परिभाषा भी हो गई और विशेषता पूछेगा कि चिंतन की विशेषताएं बतलाइए। ठीक है, ये भी आपको पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चिंतन से जुड़ा हुआ एक सवाल आना ही आना है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही जरूरी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6, छठवां प्रश्न यहाँ से क्या आ सकता है, तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि भाई अवधारणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया बतलाइए। जो अवधारणात्मक, ठीक है, अवधारणात्मक
अवधारणात्मक, भाई ये जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो बताइए। अगर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। हमारे स्टडी क्लास के नोट्स आपको बहुत ही कम पैसे में मिल जाएंगे। व्हाट्सअप पर संपर्क कीजिए, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। दिए गए नंबर यहाँ पर है आपको सामने ऊपर, उन नंबरों में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो और अवधारणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया, इसको बताइए भाई, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए, या इसके बारे में एक लेख लिखिए, या इसके बारे में जानकारी दीजिए, ऐसा। तो इस पे सवाल एक पूछ सकता है, ठीक है। ये दो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। और एक यहाँ पर सबसे जरूरी बोल सकता हूँ मैं, जो आने वाला है वो देख लीजिए भाई, वो है ब्रूनर का सिद्धांत। जी हाँ, ब्रूनर का जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का, ब्रूनर के, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास। जी हाँ, ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास को समझाना है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिए आप, ठीक। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझाना है, तो ये बात ध्यान रखिए आप। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछ सकता है कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। तो यूनिट 2 से बस यही 3 सवाल, जी हाँ, यूनिट 2 से मात्र यही 3 सवाल हैं जो सबसे जरूरी है। एक चिंतन के बारे में देख लीजिए भाई, एक अवधारणात्मक के बारे में, और एक ब्रूनर के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्नों की, ठीक है। तो ये बढ़ते हैं हम सीधा यूनिट 3 पर। जी हाँ, हम सीधा यूनिट 3 पर आ जाते हैं। हमारे यूनिट 3 के जो प्रश्न उत्तर होंगे मेन, उनकी बात करते हैं। तो उसमें भी सबसे पहला देख लीजिए भाई, यहाँ पर आप प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है, यूनिट 3 का प्रश्न क्रमांक 1 की बात करते हैं। यहाँ से क्या आएगा, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी जानते होंगे मेरे ख्याल से, जीन पियाजे का सिद्धांत। जी हाँ, जीन पियाजे का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे ने, माफ कीजिएगा थोड़ा सा, हाँ, जीन संज्ञानात्मक जो सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का ढांचा एवं प्रक्रिया, है ना, उस विकास की अवस्थाएं, कुछ भी पूछ सकता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की भाई क्या क्या पूछ सकता है, अवस्थाएं पूछ सकता है, उनके विकास की अवस्थाएं बतलाइए, या फिर उसकी प्रक्रिया बतलाइए, प्रक्रिया भी पूछ सकता है, देखिए प्रक्रिया बतलाइए, या फिर आप क्या बता सकते हैं भाई, उनका ढांचा बता सकते हैं कि उनका जो सिद्धांत का ढांचा वो कैसा है। तो ये 3 में से कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। या तो अवस्थाएं पूछेगा, या प्रक्रिया, या फिर ढांचा। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे, इनके बारे में आएगा ही आएगा। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए भाई, अगला प्रश्न क्रमांक हम 2 देखते हैं। यहाँ से क्या रहेगा, एक्चुअली में ये होना चाहिए हमारा क्या, हमने इसके पहले कई प्रश्न देखे, यहाँ 4, 5, 6, 7, तो ये हमारा 8वां और ये हमारा 9वां प्रश्न होगा, ठीक है। कौन सा प्रश्न होगा, प्रश्न क्रमांक 9 होगा हमारे लिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9वां जो है महत्वपूर्ण, या 8वां। तो 9वां प्रश्न जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण, वो क्या होगा कि हम जो भी विकास करते हैं उसका मस्तिष्क से, स्मृति से क्या लेना देना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि स्मृति के बारे में बताइए, स्मृति, ठीक है, स्मृति के प्रकार, ठीक है, स्मृति के प्रकार, या फिर आपको पूछ सकता है भाई स्मृति का अर्थ, ये भी पूछ सकता है, स्मृति का प्रकार, स्मृति का अर्थ, साथ ही साथ इसकी विशेषताएं। ये याद रखिएगा भाई, ये 3 चीजें हो गई, इन तीनों को पढ़कर जाइए गारंटी के साथ। जी हाँ, स्मृति की प्रकार, स्मृति का अर्थ और स्मृति की विशेषताएं, ये आपको पूछेगा, गारंटी है। ये 3 चीजें पढ़कर जाइए, अर्थ, प्रकार और विशेषताएं, ये पढ़कर जाएंगे तो गारंटी है इसमें से एक सवाल तो आना ही आना है, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई स्मृति के बारे में, ठीक है। ये सवाल आपको पूछ सकता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला देख लीजिए, यहाँ से जो पूछ सकता है आपको वो है प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ से तीसरा प्रश्न इस इकाई से क्या पूछ सकता है, तो इस इकाई का तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई कि अभिप्रेरणा के बारे में बताइए ना, अभिप्रेरणा क्या होता है, अभिप्रेरणा ये बताना है। जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा का अर्थ, साथ ही साथ उसका प्रकार, अर्थ और उसकी प्रक्रिया, है ना, अभिप्रेरणा का प्रकार, प्रक्रिया, ठीक है, ये आपको पूछ सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अभिप्रेरणा का अर्थ, प्रक्रिया और प्रकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा आप। विद्यार्थी जीवन में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो ये 3 सवाल जो है इस इकाई से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस इकाई से एक और प्रश्न है, जी हाँ, इस इकाई से एक और प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11वां जो होगा हमारे लिए, वो क्या है भाई, विवरणात्मक स्मृति, विवरणात्मक स्मृति, गारंटी दे रहा हूं उसमें से एक सवाल आएगा। जी हाँ, विवरणात्मक यहां से आएगा, विवरणात्मक स्मृति, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछेगा। अब इस विवरणात्मक स्मृति का भाई अर्थ, प्रकार पूछ सकता है आपको, या तो इसका अर्थ पूछेगा, क्या पूछेगा, अर्थ, या फिर क्या पूछेगा, इसका प्रकार पूछेगा, ठीक है। तो विवरणात्मक स्मृति का अर्थ या फिर प्रकार पूछ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपको पूछेगा, इनको बहुत ध्यान में रखिए भाई, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन में से एक है। तो ये हो गया आपका इकाई 3। अब हम बढ़ते हैं सीधा सीधा हमारे इकाई 4 की तरफ। तो इकाई 4 की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप भाई, यूनिट 4 के देखिए, 5 यूनिट है, यूनिट 4 के
तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हमारे कितने प्रश्न हो गए? टोटल 11 प्रश्न हो चुके हैं, ठीक है ना, 11 प्रश्न। तो 11 से ये 12वां प्रश्न की बात कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए 12वां प्रश्न हमारा, प्रश्न क्रमांक 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा हमारा वो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर आपको पूछ सकता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जैसे संप्रेषण, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन पे कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ से एक सवाल सबसे महत्वपूर्ण यह है कि सामाजिक दृष्टि से या सामाजिक अधिगम के बारे में पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है, सामाजिक दृष्टि, सामाजिक अधिगम। तो यहाँ पर आपको पूछेगा सवाल सामाजिक, ठीक है, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक होंगे उनकी बात यहाँ पर करते हैं। हमें यह ध्यान रखना है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको पूछेगा। और क्या पूछ सकता है भाई? वॉल्टर्स के सामाजिक अधिगम को पूछ सकता है। और एक सवाल यहाँ से 13वां नंबर का क्या आ सकता है? वॉल्टर्स के सामाजिक अधिगम, वॉल्टर्स के सामाजिक अधिगम के अनुसार बच्चों की प्रक्रिया समझाइए ना, वॉल्टर्स के सामाजिक अधिगम, ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए है ना, सामाजिक अधिगम ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न भी, वॉल्टर्स के सामाजिक अधिगम को समझाइए, इसको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ा हुआ सवाल आपको आएगा ही आएगा, गारंटी है, ठीक है। अगला देखिए यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है, प्रश्न क्रमांक 14 क्या हो सकता है कि संप्रेषण की प्रक्रिया को समझाइए, संप्रेषण की प्रक्रिया को समझाइए, संप्रेषण की जो प्रक्रिया होती है उसको बताना है, संप्रेषण की प्रक्रिया को समझाइए, को बतलाइए, या फिर भाई जो भी आप आएगा प्रश्न में वो देखिएगा। तो संप्रेषण पे ध्यान रखिएगा, संप्रेषण पर एक सवाल पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बच्चे संप्रेषण कैसे करते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया क्या है वो पूछ सकता है ना, संप्रेषण की प्रक्रिया, संप्रेषण कैसे करते हैं बच्चे, आपको पूछ सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यहाँ से आपको बहुभाषिकता भी पूछ सकती है, एक प्रश्न यह भी आ सकता है, बहुभाषिकता का बच्चों पर क्या प्रभाव है, या बहुभाषिकता क्या होती है, बहुभाषिकता बतलाइए, बहुभाषिकता बालक के ऊपर क्या प्रभाव करती है, या बहुभाषिकता क्या होती है, त्रिभाषा सूत्र क्या है, ये पूछ सकता है आपको। एक और प्रश्न है यहाँ पर, त्रिभाषा सूत्र क्या है, त्रिभाषा सूत्र। इन सभी प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप दिए गए हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप नोट्स खरीद सकते हैं, आपको नोट्स मिलेंगे, वहां से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो ये यूनिट 4 हो गया। अब बढ़ते हैं यूनिट 5 की तरफ। जी हाँ, हमारे अंतिम यूनिट जो यूनिट 5 है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे 16वें नंबर का जो प्रश्न होगा हमारा महत्वपूर्ण, क्या प्रश्न पूछेगा इकाई 5 से, ये खेल की प्रमुख विशेषता बताइए, खेल के बारे में सवाल पूछेगा, खेल का जो है सवाल पूछ सकता है आपको, भाई खेल की प्रमुख विशेषता क्या है, खेल का बालकों पर क्या प्रभाव है ना, खेल की विशेषता पूछेगा आपको, हो सकता है खेल की विशेषता पूछे, या फिर इसका प्रभाव भी पूछ सकता है, बालक जीवन पर या विकास में बालक के खेल का क्या प्रभाव है, ऐसा सवाल पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक। तो वहीं बात करें हम अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 17 की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछ सकता है भाई, स्वयं की क्षमता या स्वयं की मजबूरी, इसका पूछ सकता है, एक सवाल है ना, स्वयं की क्षमता या स्वयं की मजबूरी या कमजोरी मतलब, या स्वयं की खोज के बारे में, स्वयं के बारे में, कुछ भी ऐसा स्वयं के बारे में, ठीक है। अब खेल के भाई विशेषता प्रभावी तो हमने जान लिया, खेल के प्रकार भी पूछ सकता है आपको, है ना, इंडोर गेम, आउट गेम, घरेलू गेम, बाहर जो खेलते वो, तो वो पूछ सकता है। और स्वयं के विकास हेतु, स्वयं का विकास, ठीक है, इसके ऊपर एक सवाल पूछ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, स्वयं का विकास। और यहाँ से एक सवाल क्या पूछ सकता है, प्रश्न क्रमांक 18वां देखिए क्या पूछ सकता है कि यहां पर पूछेगा आपको भाई कि व्यक्तित्व विकास की बात बतलाइए, भाई व्यक्तित्व विकास, ठीक है, व्यक्तित्व विकास की विशेषता, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया, व्यक्तित्व विकास कैसे होगा, खेलों से, व्यक्तित्व विकास खेल के माध्यम से कैसे होगा, ठीक है, ये सवाल आपको पूछ सकता है कि खेल के माध्यम से व्यक्तित्व विकास, खेल के माध्यम से, ठीक है, खेल के माध्यम से सवाल आपको पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको व्यक्तित्व विकास के बारे में पूछ सकता है, व्यक्तित्व विकास क्या है, व्यक्तित्व विकास के माध्यम से हम कैसे कर सकते हैं, ऐसे सवाल आपको पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो व्यक्तित्व विकास के माध्यम से आपको सवाल पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है। और एक सवाल आपको आत्म पहचान, आत्मसम्मान, इसके ऊपर भी पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, इतना महत्वपूर्ण तो नहीं है बट है, ठीक है। ये आपको पूछ देगा कोहलबर्ग का आपने नाम सुना होगा, जी हाँ, तो कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, कोहलबर्ग का सिद्धांत, यानी कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है उसके बारे में पूछ सकता है ना, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, कोहलबर्ग का नैतिक विकास वाला सिद्धांत, ठीक है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का संबंध आपको पूछ सकता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, इन्हें जरूर आप देखिएगा, इन क्वेश्चंस को आपको जरूर सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। यही प्रश्न है कि इसमें से आएंगे बहुत सारे, अगर इतने ही पढ़ के जाओ तो आप पास हो जाएंगे आराम से। अगर आपको नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप नोट्स खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।